जब बीरबल ने दरबार में राजा को हार मानने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कभी किसी बादशाह को उसके ही दरबार में चुप करा दिया है, और वो भी एक दरबारी ने? लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि खुद अकबर बादशाह को अपनी हार माननी पड़ी? कहानी शुरू होती है एक बेहद अजीब दिन से। दिल्ली की गर्मी थी, लेकिन अकबर के महल में ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि वहां आज एक अजीब खेल रचा जा रहा था। अकबर सुबह सुबह दरबार में आए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत। आज बीरबल को हरा कर ही मानूंगा, उन्होंने मंत्रियों से धीरे से कहा। बीरबल हर बात में जवाब दे देता है, अब देखो कैसे उलझाता हूं इसे। और तभी उन्होंने सभी दरबारियों के सामने ऐलान किया, हम आज एक चुनौती रखेंगे। जो इस चुनौती को हल कर दे, उसे सोने की मुद्राओं की थैली दी जाएगी। लेकिन अगर वो असफल हुआ तो उसे 7 दिन तक दरबार में चुप बैठना होगा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अगर चुनौती बुद्धि से है तो मैं तैयार हूं, और अगर चुनौती बुद्धि से परे है तो भी कोशिश करना तो बनता है। अकबर ने पूछा, तो सुनो, एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, सेना, धन, विद्वान, नीति, लेकिन वो हर रोज कुछ ऐसा करता है जो उसके राज्य को कमजोर करता है। फिर भी वो उसे करना कभी नहीं छोड़ता। बताओ, वो राजा क्या करता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, गलत सलाहकारों की सुनता है। कुछ बोले, अनावश्यक युद्ध करता है। लेकिन अकबर हर जवाब पर सिर हिलाते रहे। नहीं, ये नहीं है। बीरबल चुप थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजा रोज एक भूल करता है। वो अपने दरबार में कभी कभी सिर्फ अपनी जीत के लिए बुद्धिमानों की परीक्षा लेता है, और ये सोचता है कि वो हर बार जीत जाएगा। अकबर मुस्कराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं वही राजा हूं? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं हुजूर, मैं तो बस कहानी के राजा की बात कर रहा था। लेकिन अगर कोई राजा अपने दरबारियों की परीक्षा सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए लेता है और उनके ज्ञान पर शक करता है, तो एक दिन उसे अपनी ही चुनौती में हार माननी पड़ सकती है। अकबर थोड़ा झेंपे, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, आज तुमने हमारी बात को ही हमारी हार बना दी। सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसे। अकबर ने थैली बीरबल को दी और कहा, मान गए तुम्हारी चाल को बीरबल। आज तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही दरबार समाप्त होने को आया, तभी एक संदेशवाहक हाफता हुआ दौड़ता आया। हुजूर, कुछ गड़बड़ है। राजमहल के उत्तर द्वार के बाहर एक अजीब आदमी खड़ा है, जो कहता है कि अकबर बादशाह की हार अभी पूरी नहीं हुई। असली हार तो कल होगी, जब एक गधा दरबार में न्याय मांगेगा। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर चौंके, बीरबल की भौहें तनी, और सभी की निगाहें उस उत्तर द्वार की ओर मुड़ गई। कौन था वो आदमी? क्या वाकई कल दरबार में कोई गधा न्याय मांगेगा? और क्या अकबर की हार अभी पूरी नहीं हुई थी? बीरबल और गधे की अदालत। राजा अकबर रात भर सो नहीं पाए। गधा दरबार में न्याय मांगेगा, ये बात उनके मन में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई पुराना सपना जो ठीक से याद न आ रहा हो। अगली सुबह दरबार लगते ही पहरेदार ने सूचना दी, हुजूर, उत्तर द्वार पर सचमुच एक आदमी खड़ा है। उसके साथ एक गधा भी है, और वो जिद किए बैठा है कि उसे दरबार में पेश किया जाए। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए, लगता है न्याय की घड़ी आ पहुंची है हुजूर। राजा ने इशारा किया, लाओ उस आदमी को दरबार में। कुछ ही देर में दरबार में दाखिल हुआ एक अजीब सा इंसान, लंबा चोगा, उलझी दाढ़ी, और उसकी उंगलियों में घंटियों वाले छल्ले। उसके साथ बंधा था एक दुबला पतला गधा, जिसकी आंखों पर लाल रिबन बंधा हुआ था। वो व्यक्ति झुककर बोला, जहांपना, ये गधा आपसे न्याय चाहता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने हंसकर कहा, तो ये गधा क्या चाहता है, और न्याय किस बात का? वो आदमी बोला, हुजूर, इस गधे पर आरोप है कि इसने कल रात मेरे खेत से मूली खाई, लेकिन इसका दावा है
कि वो निर्दोष है। अब इस गधे की ये मांग है कि बीरबल इसकी तरफ से वकालत करे, और अगर बीरबल इस केस को हार जाते हैं तो उन्हें ये गधा 7 दिन तक अपने घर में रखना होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, लो बीरबल, अब ये गधा भी तुम्हारे नाम का सहारा लेकर अदालत लड़ा रहा है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अदालत न्याय की होती है, चाहे इंसान मांगे या जानवर। चलिए सुनवाई शुरू की जाए। और फिर शुरू हुई गधे की अदालत। वो अजीब आदमी बोला, गधे ने मेरी मूली खाई, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। मेरी पड़ोसन ने देखा था और मेरे बेटे ने गिने थे, कुल 47 मूली थी, अब सिर्फ 12 बची है। बीरबल बोले, पर ये बताओ, गधे ने कब स्वीकार किया कि उसने मूली खाई? वो आदमी बोला, वो बोलेगा कैसे, वो तो गधा है। बीरबल ने कहा, तो जब उसने कुछ कहा ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसने चोरी की है? आदमी झल्ला गया, तो फिर गधा बोलेगा क्या? बीरबल गंभीर होकर बोले, ठीक है, अगर ये गधा बोलेगा तो ही उसे दोषी माना जाएगा। और फिर बीरबल गधे के पास गए, धीरे से कुछ फुसफुसाए और जोर से कहा, अगर तूने मूली खाई है तो 2 बार दुलत्ती मार देना, और अगर निर्दोष है तो 1 बार कान फड़फड़ा देना। सभी की निगाहें गधे पर थी। गधे ने सिर हिलाया और धीरे से कान फड़फड़ा दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, देखिए, ये निर्दोष है, अब असली चोर को खोजा जाना चाहिए। अकबर ने पूछा, पर यह कैसे तय किया जाए कि मूली किसने खाई? बीरबल बोले, मूली गीली होती है, अगर कोई उसे खाकर दरबार में आया हो तो उसकी हथेली पर मूली की महक होगी। इस आदमी की हथेली सूंघी जाए। सैनिक ने हाथ बढ़ाया और दरबार में एक तेज मूली की गंध फैल गई। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, गधा बेकसूर है, मूली इस आदमी ने ही खाई है, और सारा नाटक इसीलिए रचा ताकि दरबार से एक और थैली पा सके। अकबर ठाका मारकर हंसे, बीरबल, एक बार फिर तुमने बुद्धि से बात पलट दी। लेकिन तभी वही गधा जोर से रेंकने लगा और उसकी पीठ से एक छोटी सी पोटली गिर पड़ी। बीरबल ने उसे उठाया। पोटली में थे ताश के पत्ते, सिक्के और एक छोटा पत्र। पत्र में लिखा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगला न्यायदाता इंसान नहीं होगा, और बीरबल को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। जो बोलेगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो कभी बोलेगा नहीं। अब बीरबल की आंखें सिकुड़ गई और अकबर बोले, ये कोई साधारण बात नहीं, कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है बीरबल। लेकिन कौन है वो अदृश्य न्यायदाता? क्या बीरबल को अब दिखते हुए पर शक करना पड़ेगा, या अदृश्य की बातों पर यकीन? अब अगली गुत्थी सुलझेगी बीरबल और अदृश्य मेहमान में। अकबर दरबार से उठे तो भी उनके चेहरे पर गंभीरता थी। और बीरबल, वो उस पत्र को बार बार पढ़ रहे थे। जो बोलेगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो कभी बोलेगा नहीं। ये पंक्तियां किसी रहस्य की गहराई में उतरने का निमंत्रण थी। अगली सुबह जब बीरबल अपने निवास पर ध्यान कर रहे थे, तभी उनका सेवक घबराया हुआ दौड़ा आया। हुजूर, रसोई में कुछ अजीब हुआ है। परोसने से पहले ही थाली खुद ब खुद जमीन पर गिर गई और कोई आवाज आई, बीरबल को बताओ, समय कम है। बीरबल उठ खड़े हुए। उन्होंने खुद जाकर रसोई देखी। सचमुच जमीन पर पड़ी थाली पूरी तरह पलटी हुई थी और उस पर चिपकी हुई थी एक तांत्रिक मुद्रा, जिसे सिर्फ गुप्त साधक पहचानते थे। बीरबल की भौहें तन गई। उसी दोपहर बीरबल दरबार पहुंचे, लेकिन उन्हें देखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, कुछ कहना है तुमसे। सुबह से हमारे महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमारी तलवार खुद ब खुद दीवार से गिर पड़ी और एक आवाज आई, न्याय अधूरा है। फिर हमारे राजगुरु को किसी ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। बीरबल ने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, अब जो होगा
वो हमारी सोच से परे होगा। एक अदृश्य मेहमान हमारे दरबार में प्रवेश कर चुका है और वो किसी साधारण न्याय की मांग नहीं कर रहा। तभी दरबार के एक कोने से एक धीमी, कम कंपाती आवाज आई। अगर बीरबल सच्चा न्यायाधीश है तो वो बिना देखे, बिना सुने और बिना पूछे मेरा निर्णय सुनाए। सभी चौंक उठे। आवाज का कोई स्रोत नहीं था। पहरेदार भागकर कोनों में देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अकबर बोले, बीरबल, अब अगर तुम सच में हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो तो इस अदृश्य प्राणी को संतुष्ट करो। बीरबल ने आंखें मूंद ली। उन्होंने अपना चोगा उतारकर जमीन पर फैलाया और बोले, हे अदृश्य न्यायार्थी, तेरी सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। मैं बिना तुझे देखे तेरे न्याय की व्यथा सुन चुका हूं। सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल बोले, तू उस व्यक्ति की आत्मा है जिसे कभी इस दरबार ने न्याय नहीं दिया। तू उसी अनसुने फरियादी का रूप है जिसे एक झूठे संत ने पागल कहकर जेल भिजवा दिया था। पर आज तेरी पुकार ने समय को तोड़ दिया है। तभी हवा तेज बहने लगी। चोगे के ऊपर एक हल्का धुआं जमा हुआ और एक और रहस्यमयी पत्र वहां प्रकट हुआ। बीरबल ने पत्र उठाया। उसमें लिखा था, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो अगला न्याय झूठ की रसोई में करना होगा, जहां स्वाद असली होगा पर सच्चाई नकली, और एक ऐसा झूठ पकाया जाएगा जो पूरे राज्य को दीवाना बना देगा। बीरबल ने पत्र मोड़ा और अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, अब खेल सिर्फ अदृश्य नहीं रहा, अब झूठ को स्वाद में पकाया जाएगा, और अगर हम चूक गए तो सच्चाई भूखों मर जाएगी। पर सवाल अब यह है, क्या बीरबल झूठ को चखकर उसकी पहचान कर पाएंगे? क्या यह रसोई सिर्फ एक खाना पकाने की जगह है या किसी बड़ी साजिश की प्रयोगशाला? जानिए आगे। बीरबल और झूठ की रसोई। अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे, लेकिन दोनों के मन में कुछ सवाल थे जिनका उत्तर अभी तक किसी के पास नहीं था। बीरबल के सामने वो रहस्यमयी पत्र था जिसमें लिखा था, झूठ की रसोई में स्वाद असली होगा पर सच्चाई नकली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? ये क्या माजरा हो सकता है? बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, ये सिर्फ एक रसोई नहीं है, बल्कि ये एक उलझन है जिसे सुलझाना होगा। अगर झूठ को पकाया जा रहा है तो सच्चाई को छिपाया जा रहा है। अकबर चकराए, मगर ये रसोई कहाँ है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, रसोई वही है जहां किसी की सच्चाई पकाई जा सकती है और झूठ का स्वाद छिपाया जा सकता है। हमें इसे ढूंढना होगा। ये दरबार के भीतर भी हो सकती है और कहीं बाहर भी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हर जगह छानबीन करो, रसोई का पता लगाओ। इसी बीच बीरबल ने महसूस किया कि ये सिर्फ किसी साधारण झूठ की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा और गहरा रहस्य था। उन्होंने दरबारियों से धीरे धीरे पूछताछ की और कुछ समय बाद एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। दरबार के एक पुराने नौकर ने कहा, एक अजीब घटना हुई थी हुजूर। कुछ दिन पहले राजमहल के किचन में एक बड़ा बर्तन आया था। उसे वहां के रसोइये ने किसी बाहरी आदमी से लिया था, लेकिन वो आदमी कौन था ये कोई नहीं जानता। बीरबल ने तुरंत राजमहल के रसोई घर का रुख किया। वहां कुछ और भी अजीब बातें हो रही थी। रसोई में एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर से एक हल्का सा धुआं निकल रहा था। रसोई के अंदर के सारे कर्मचारी घबराए हुए थे और किसी ने मुंह नहीं खोला। बीरबल ने धैर्य से रसोई के सारे कामकाजी लोगों से पूछा, ये बर्तन कहाँ से आया? क्या इसका कोई रहस्य है? रसोई में एक बूढ़ी महिला रसोइया ने धीरे से कहा, यह बर्तन पहले कभी राजमहल में नहीं आया था। किसी ने कहा था कि इसमें कुछ विशेष पकवान बनने हैं, और जब वो पकवान बने तो सभी को सच्चाई का पता चलेगा। बीरबल ने उसे आंखों में गहरी नजर डाली। कुछ तो गलत था। तभी बीरबल ने बर्तन के ढक्कन को उठाया। अंदर एक हल्की सी चिंगारी और सुगंध उठी
और अचानक बर्तन में एक छोटी सी आकाशीय छाया घुमा, जो अचानक गायब हो गई। सभी लोग चौंक गए और रसोई में हलचल मच गई। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, यह बर्तन किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारे राज्य के लिए खतरे का संकेत है। इसमें कोई जादू है जो असली और नकली को एक साथ मिला सकता है। यह रसोई केवल पकवान नहीं, बल्कि झूठ और सच्चाई का मिश्रण है। हमें सावधान रहना होगा। तभी उसी समय राजमहल के एक गुप्त व्यक्ति ने आकर एक और रहस्यमयी पत्र दिया। इसमें लिखा था, बीरबल, अब तुम्हारे सामने एक चुनौती है। तुम्हें झूठ के स्वाद को पहचानना होगा और सच्चाई को उस स्वाद से अलग करना होगा। यह पकवान तुम्हारे राज्य की धरोहर को खतरे में डालने वाला है। तुम्हारे सामने जो छिपा है वो कभी सामने नहीं आएगा अगर तुम सही रास्ता न पकड़ सको। बीरबल ने पत्र को फाड़कर उसकी जांच की और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम सिर्फ एक जादुई रसोई नहीं, बल्कि एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये केवल झूठ की रसोई नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का मिश्रण है। हमें इस बर्तन से जो पकवान निकलते हैं उन्हें चख कर पहचानना होगा। और मुझे यकीन है कि ये कुकृत्य केवल हमारे राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन सवाल अब यह है, क्या बीरबल इस जादुई रसोई से सच्चाई को निकाल पाएंगे, या ये खतरा राज्य के बाहर भी फैल जाएगा? क्या उन्हें सचमुच पता चलेगा कि इस झूठ की रसोई में क्या पक रहा है? जानिए आगे बीरबल और झूठी रसोई का राज। बीरबल ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, अब हमें इस रहस्यमयी बर्तन से बना हुआ भोजन परखना होगा। अगर यह झूठ का स्वाद है तो उसकी सच्चाई हमारी जुबान पर जरूर आएगी। अकबर ने कहा, पर बीरबल, अगर यह कोई तंत्र है तो जान का खतरा भी हो सकता है। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, अगर सच्चाई के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो वही असली न्याय है। अगले ही दिन दरबार के बीचों बीच वो रहस्यमयी बर्तन रखा गया। दरबारियों, रसोइयों और पहरेदारों के बीच सन्नाटा था। बीरबल ने एक चम्मच पकवान निकाला। हल्की सी महक, पर कुछ अस्वाभाविक स्वाद था। उन्होंने एक ग्रास लिया, फिर अचानक उनकी आंखें बंद हो गई। और तभी बीरबल जोर से बोले, सच सामने है। सब चौंक गए। बीरबल ने बर्तन की तरफ इशारा किया और कहा, इस रसोई में ऐसा मसाला डाला गया है जो इंसान के मन में बैठे विचारों को बदल देता है। वो सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई मानने लगता है। ये एक तांत्रिक रसायन है जिसे मिथ्या रस कहते हैं। इसका प्रयोग सदियों पहले झूठे संत लोगों को गुमराह करने के लिए करते थे। अकबर ने पूछा, और इसका उद्देश्य क्या था? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह पकवान पूरे राज्य में बांटने की योजना थी, जिससे प्रजा सच्चाई को न पहचान सके और राज के विरुद्ध उठी आवाजें कुचल दी जाए। पर अब साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। राजमहल के अंदर ही छुपे हुए उस रसोइये और 2 दरबारियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एक झूठे संत से ये बर्तन मंगवाया था। उन्होंने माना कि वे एक अन्य राजा के इशारे पर पूरे राज्य को भ्रमित करने आए थे। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, बीरबल, तुमने एक बार फिर बता दिया कि सिर्फ आंखें खोलने से नहीं, बल्कि बुद्धि जागने से ही सच्चाई सामने आती है। बीरबल मुस्कराए, जहां झूठ पकाया जाता है वहां अगर सच नमक की तरह मिल जाए तो पूरा झूठ बेस्वाद हो जाता है। और इस तरह झूठ की रसोई बंद की गई, बर्तन को नष्ट किया गया और सच्चाई का स्वाद फिर पूरे राज्य में फैला सिखावन। झूठ चाहे जितना स्वादिष्ट क्यों न लगे, पर उसका असर कड़वा ही होता है। सच्चाई की पहचान जुबान से नहीं, विवेक और साहस से होती है। बीरबल और अकबर की आखिरी बाजी, एक ताज, 2 खिलाड़ी। अगर ताज सिर्फ एक है तो हकदार कौन, राजा या सलाहकार? ये सवाल उस दिन पूरे दरबार में गूंजा जब शाही ताज को लेकर एक विचित्र चुनौती सामने आई। सब कुछ शुरू हुआ एक रहस्यमयी संदेश से, जो सोने की मुहर के साथ अकबर के शयन कक्ष में मिला। उस पर लिखा था, ताज अब एक नहीं रहेगा, 2 लोग उस पर हक जताएंगे,
पर केवल एक ही सच्चा वारिस निकलेगा। परीक्षा शुरू होती है। कल सूर्योदय से अकबर ने पत्र बीरबल को दिखाया। बीरबल उसे देखकर मुस्कराया। जहां पनाह, जब ताज पर दो नजरें हों तो बाजी बड़ी हो जाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम भी ताज के दावेदार बनोगे बीरबल? बीरबल ने चुप रहकर एक चालाक मुस्कान दी। और यहीं से शुरू हुई बाजी। अगले दिन दरबार को एक विशाल खेल में बदला गया। बीचों बीच रखा था वही शाही ताज, असली सोने और हीरे से जड़ा हुआ। दोनों खिलाड़ियों को 3 परीक्षाओं से गुजरना था, बुद्धि, नीति और निष्ठा की। पहली परीक्षा, बुद्धि की बिसात। दोनों को एक गुप्त कोड मिला, जिसे खोलने पर राज्य की अगली चुनौती मिलनी थी। अकबर ने अपने मंत्रियों की मदद ली, पर बीरबल ने सिर्फ एक बात कही, जिसने पहेली भेजी है वही उसे सुलझाना चाहता है। वो सीधे राजमहल के पुराने तहखाने में गया और वहां से कोड का जवाब खोज लाया। दूसरी परीक्षा, नीति की नदी। दोनों को एक एक नाव मिली और आदेश था, राज्य की संपत्ति से भरी ये नाव बाढ़ से पार करो, लेकिन कुछ भी गिराना नहीं। अकबर ने भारी तिजोरी को बांधकर पार ले जाने की कोशिश की। नाव डूबने लगी। बीरबल ने सबका सामान उतारकर पहले लोगों को सुरक्षित पहुंचाया, फिर तिजोरी को बांटकर पार पहुंचाया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अब बची थी तीसरी और आखिरी परीक्षा, निष्ठा की निगाह। इस बार दोनों के सामने एक ही दुविधा रखी गई। राज्य का ताज किसी को देना होगा, पर उसे सौंपना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो कल तक दुश्मन रहा हो। क्या तुम दे सकोगे? बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। सामने एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जिसे सालों पहले बगावत के लिए बंदी बनाया गया था। बीरबल ने गहराई से उस व्यक्ति की आंखों में देखा, जो कल तक दुश्मन था। अगर आज वफादारी की कसम खा रहा है, तो या तो वो झूठा है या हम अभी तक सच को पहचान नहीं पाए। अकबर ने सवाल किया, और अगर वो सच बोल रहा हो? बीरबल ने जवाब दिया, तो ताज का हक उसी का है जो झूठ और सच में फर्क करना जानता हो, न कि सिर्फ पहनना चाहता हो। तीसरी परीक्षा का परिणाम अभी सामने नहीं आया था। तभी महल के बाहर से एक सैनिक भागता हुआ आया और चिल्लाया, जहां पनाह, ताज गायब हो गया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। शाही ताज जो बीच दरबार में रखा था, अब वहां नहीं था। ना ताज, ना किसी के पांवों के निशान। अकबर ने गुस्से में कहा, यह कौन सी आखिरी बाजी है बीरबल? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, आखिरी बाजी हमेशा आंखों से नहीं, चालों से जीती जाती है। और ये बाजी अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर ताज दोनों के बीच से गायब हो गया, तो बाजी अब किसके हाथ में है? और वो तीसरा कौन है जिसने ताज के खेल में बिना खेले जीतने की सोची है? जाने अगले भाग में बीरबल और अदृश्य ताज का रहस्य। जिसने ताज चुराया है वो बाजी नहीं, नीयत पर सवाल उठा रहा है। बीरबल। ताज के गायब होते ही महल के भीतर जैसे एक अदृश्य तूफान उठ खड़ा हुआ। सेनापति ने दरवाजे बंद करवा दिए। हर दरबारी की तलाशी ली गई, पर ताज जैसे हवा में घुल गया हो। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर ये भी तुम्हारी किसी परीक्षा का हिस्सा है तो मैं बता दूं, अब दरबार कोई खेल नहीं। बीरबल गंभीर था। जहां पनाह, ये खेल अब मेरी भी पकड़ से बाहर है। कोई तीसरा खिलाड़ी है जो हमसे आगे की चाल चल चुका है। तभी एक दास ने आकर बीरबल को एक रेशमी कपड़े में लिपटा छोटा पर्चा दिया। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ताज अब दृष्टिहीन है। बीरबल ने पर्चा पढ़ते ही आंखें बंद की और बुदबुदाया, दृष्टिहीन यानी अंधा या फिर अदृश्य। और फिर उसने तुरंत आदेश दिया, महल की सभी दीवारों को धोया जाए, फर्श पर केसर छिड़का जाए और हर शाही कमरे में सफेद धुआं छोड़ा जाए। दरबारी चौंक गए, पर अकबर ने इशारे से आज्ञा दे दी। कुछ ही देर में महल के हर कोने में केसर की भीनी भीनी खुशबू फैल गई
और एक कमरे के कोने में अचानक हलचल हुई। बीचों बीच एक ताज धुएं में धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। सभी अवाक रह गए। वो ताज उसी स्थान पर था जहां से वो गायब हुआ था, पर अब वो दिख रहा था। बीरबल मुस्कराया। ये कोई जादू नहीं, ये एक दुर्लभ द्रव्य है, चित्रछाप, जो तांत्रिकों द्वारा वस्तुओं को दृष्टि से ओझल करने के लिए प्रयोग होता था। कोई महल के भीतर से ही ये रसायन जानता है। अकबर ने कहा, इसका मतलब कोई अपना ही गद्दार है। पर कौन? बीरबल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक नई आवाज गूंजी। सच जानना चाहते हो तो तुम्हें बीरबल की ही परीक्षा लेनी होगी। सबने मुड़कर देखा। वहां खड़ा था एक अजनबी, गेरुआ वस्त्र में, सिर पर कपड़ा बंधा, चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ। उसके हाथ में वही रसायन की बोतल थी जो अब तक लुप्त ताज को छिपा रही थी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। अजनबी हंसा। पहचान तो लोग मुझे कई रूपों में करते हैं, लेकिन असली पहचान तो तब होगी जब अगली सुबह सूरज ताज पर नहीं, सवाल पर उगेगा। अगले ही पल वो अजनबी धुएं में गायब हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम उसे पहचानते हो? बीरबल की आंखें चिंता से गहराई में चली गई। वो बोला, जहांपनाह, अगर मेरी आशंका सही है तो अब खेल सिर्फ ताज का नहीं, अतीत का भी है, और ये बाजी किसी ऐसे हाथ में चली गई है जिसे हम सालों पहले भूल चुके थे। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, वो तीसरा खिलाड़ी कौन है जिसे बीरबल भी नाम से नहीं, अंदाज से पहचान रहा है? और क्या अगली सुबह से पहले दरबार का सबसे बड़ा राज उजागर होगा, या कोई और ताज गिर जाएगा? जाने अगले भाग में बीरबल और भूला हुआ उत्तराधिकारी। कोई उत्तराधिकारी छुपाया गया था, तो क्या सच में वो खो गया था या जानबूझकर छुपाया गया? बीरबल। अगली सुबह का सूरज दरबार के ऊपर वैसे ही चढ़ा, लेकिन हर आंख किसी और की तलाश में थी, उस अजनबी की जो कल धुएं में गायब हो गया था। अकबर की बेचैनी साफ थी। बीरबल, कौन है वो तीसरा खिलाड़ी, और किस अतीत की बात कर रहे थे तुम? बीरबल चुपचाप एक पुरानी किताब लेकर आया। उस पर लिखा था रक्तवंश की अंतिम पंक्ति। उसने किताब खोली और एक पन्ना दिखाया। उस पर एक पुराने राजकुमार की तस्वीर थी जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी और जिसके बारे में दर्ज था खोया हुआ उत्तराधिकारी सम्राट हुमायूं के समय से। बीरबल बोला, ये लड़का हुमायूं के एक गुप्त विवाह से जन्मा था, परंतु सत्ता के डर से उसे जंगलों में भेज दिया गया और उसके अस्तित्व को राज में छुपा लिया गया। पर लगता है वो लौट आया है और अब ताज चाहता है। अकबर स्तब्ध रह गया। पर बीरबल, अगर ये सच है तो इसका प्रमाण कहाँ है? बीरबल बोला, यही तो आज की बाजी है जहांपनाह। वो हमसे हमारी पहचान की परीक्षा लेना चाहता है और खुद को उत्तराधिकारी साबित करने के लिए हमें खेल में घसीट रहा है। उसी समय दरबार के मुख्य द्वार से फिर वही अजनबी प्रवेश करता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे से कपड़ा हट चुका है। उसके चेहरे में सम्राट हुमायूं की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो आत्मविश्वास से बोला, मेरा नाम है शहजादा मुराद और मैं ही हूं ताज का वास्तविक वारिस। मुझे किसी ताज की भूख नहीं, पर अगर इतिहास ने मुझे मिटा दिया तो आज मैं खुद को लिखने आया हूं। दरबार में सन्नाटा पसर गया। बीरबल आगे आया और बोला, अगर आप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं तो क्या आप इस दरबार की सबसे कठिन परंपरा निभा सकते हैं? शहजादा मुराद ने कहा, मैं हर परीक्षा को तैयार हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आपकी परीक्षा कल सूर्योदय से शुरू होगी, लेकिन इस बार मैं नहीं बल्कि आप मेरी परीक्षा देंगे। अकबर चौंक गया, तुम्हारी? बीरबल गंभीर था। अगर वो मुझे दरबार से बाहर कर सके तो वो सच्चा उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि ताज से बड़ा होता है विवेक। अब सवाल यह है, क्या बीरबल, जो हर चाल में अव्वल रहा, इस बार खुद को ही चुनौती देकर कोई बड़ा रहस्य खोलना चाहता है,
या ये सब भी उसकी ही कोई आखिरी चाल है? जाने अगले भाग में बीरबल और गद्दी की अंतिम परीक्षा, जहां बुद्धि घुटने टेक दे और सत्य भी मौन हो जाए। वहां परीक्षा नहीं, कोई पुराना पाप सिर उठाता है। बीरबल। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण लाल किले की ऊंची बुर्जों से टकराई, दरबार एक बार फिर सज चुका था। पर इस बार मंच पर न तो अकबर का सिंहासन था, न ही बीरबल का स्थान, बल्कि बीचों बीच एक सुनहरी चौकी पर रखा था न्याय का तराजू, जिसके एक पलड़े में था धर्म और दूसरे में दावा। शहजादा मुराद दरबार में आया। उसके पीछे चल रहे थे उसके समर्थक, कुछ साधु, कुछ पुरातन राजपुरोहित और कुछ वो सैनिक जो कभी हुमायूं के वफादार रह चुके थे। बीरबल सामने खड़ा था, शांत, पर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। अकबर ने घोषणा की, आज बीरबल की परीक्षा ली जाएगी। मुराद, यदि तुम ये सिद्ध कर सको कि बीरबल दरबार के योग्य नहीं, तो ताज और गद्दी तुम्हारी दिशा में बढ़ सकते हैं। मुराद ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं 5 प्रश्न पूछूंगा। 5 में उत्तर न दे सके तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा समय अब समाप्त है। बीरबल मुस्कराया, और यदि मैं दे दूं तो मैं अपने आप दरबार छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। दरबार की सांसें थम गई। प्रश्न 1, ऐसा क्या है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, लेकिन अगर जबरन लिया जाए तो मिट भी सकता है? बीरबल बिना सोचे बोला, विश्वास। दरबार में सराहना की हल्की लहर दौड़ी। प्रश्न 2, कौन सी चीज सम्राट भी खरीद नहीं सकता और फकीर भी खो नहीं सकता? बीरबल, इज्जत। मुराद की भौहें तन गई। प्रश्न 3, ऐसा कौन है जो नजर न आए फिर भी हर गद्दी से बड़ा होता है? बीरबल, जमीर। अब मुराद थोड़ा असहज हो गया। प्रश्न 4, कौन सी चीज है जो इतिहास में दबी होती है पर हर वर्तमान को डराती है? बीरबल, सच। अब मुराद का चेहरा तनाव से लाल हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और अंतिम प्रश्न पूछा। प्रश्न 5, बीरबल, अगर मैं ही सच्चा उत्तराधिकारी हूं तो क्या तुम ताज मुझे सौंपने को तैयार होगे? बीरबल मुस्कराया, लेकिन वो मुस्कान अब वैसी नहीं थी। उसमें पीड़ा थी, रहस्य था और बहुत गहरा संकेत। वो बोला, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे सौंपने की जरूरत ही नहीं होगी, और अगर झूठे हो तो ताज खुद तुम्हें अस्वीकार कर देगा। सारे दरबारी चौंक गए। अचानक तराजू के पलड़े पर रखी गुप्त मोहर जलने लगी और पलड़े झुक गए बिना किसी छुए। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवाल पूरे हुए, अब मेरी बारी है। वो मुराद की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारा नाम मुराद नहीं है ना? दरबार स्तब्ध। बीरबल ने आगे कहा, तुम वो हो जिसे मैंने खुद सालों पहले एक पुरानी कुटिया में भेजा था। तुम्हें याद है वो रोटी का टुकड़ा जो तुमने भूख में मुझसे छीनने की कोशिश की थी? मुराद का चेहरा स्याह पड़ गया। अकबर उठ खड़ा हुआ। बीरबल, क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये व्यक्ति राजवंश से नहीं, मेरे अतीत से है, जिसे मैं कभी सुधार नहीं सका। और आज वो उसी अधूरे अध्याय को पूरा करने लौटा है। पर इससे पहले अकबर कुछ पूछता, मुराद ने अचानक अपनी अंगुली में बंधी अंगूठी को मोड़ा और पूरी चौकी पर एक नीली रोशनी फैल गई। और अगले ही क्षण बीरबल अदृश्य हो गया। सारे दरबारी चीख पड़े। अकबर उछल पड़ा। मुराद वही खड़ा मुस्कुराता रहा। क्या बीरबल को बंदी बना लिया गया, या वो जानबूझकर अदृश्य हुआ? क्या ये उसकी कोई अगली चाल है, या उसकी आखिरी भूल? जाने अगले भाग में बीरबल और गुप्त द्वार का रहस्य। जब मनुष्य अपने सबसे बड़े दाव से हारता है तो वो अपने सबसे अंधेरे रहस्य से रूबरू होता है। बीरबल। अकबर का चेहरा तनाव से तमतमाया हुआ था। वो पूरी तरह से भ्रमित था। दरबार में खड़ा हर व्यक्ति बीरबल के अचानक गायब होने से घबराया हुआ था। मुराद, वही शहजादा, अब शांत था।
मगर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन क्या? अकबर ने जोर से पूछा। बीरबल कहाँ है? क्या हुआ उसे? मुराद ने बिना हिले डुले, बस एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने बीरबल को खो दिया, सम्राट। पर क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गया है? अकबर की चुप ने मुराद को और अधिक नफरत से भर दिया। वो बोला, तुम हर बार बीरबल के बादशाहत के ख्यालों में खो जाते हो, पर इस बार कुछ अलग है। वो खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों में से एक राज निकालने के लिए गायब हुआ है। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर बीरबल के गुम होने की गुत्थी को सुलझाने के लिए मुराद को घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में जानते हो तो बताओ कि वो कहाँ है। मैं जानता हूं कि तुम ही उसे छिपाने के पीछे हो। मुराद ने तंज करते हुए कहा, तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। ये तुमसे कहीं दूर एक अदृश्य दरवाजे के पीछे है, एक ऐसा रास्ता जहां से कोई लौट नहीं सकता। तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा जिसने तुम्हारा भविष्य बदलने की कसम खाई हो। फिर अचानक मुराद ने अपना हाथ उठाया और उस अदृश्य दरवाजे को एक इशारे से खोला। दरबार में हलचल मच गई। दरवाजे के भीतर से एक रहस्यमयी रोशनी फूटने लगी, जैसे वह किसी और दुनिया का द्वार हो। सभी की आंखों में यह सवाल था, क्या बीरबल वही अंदर है? लेकिन अकबर और मुराद की आंखों में एक और डर था, जो अब बाहर आने लगा। क्या बीरबल ने सचमुच अपनी अदृश्यता का राज खोल दिया था? या फिर ये वो रास्ता है जिसे हर कोई भूल चुका था? बीरबल की आवाज अब दरबार में गूंजने लगी। क्या तुम जानते हो अकबर, जब हर रास्ता बंद होता है तब एक गुप्त द्वार खुलता है जो तुम्हारे सपनों और भय से कहीं अधिक बड़ा होता है। अकबर और मुराद दोनों ही झिझकते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। फिर अचानक एक भयावह चीख सुनाई दी। वो बीरबल की आवाज थी, तुम्हें सच में चाहिए ताज, या तुमने कभी अपना आत्मविश्वास खो दिया था? अकबर पूरी तरह से टूट चुका था। बीरबल, कहाँ हो तुम? लेकिन बीरबल की आवाज से एक और राज उभरा, जो सभी के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। क्या ताज के बिना एक राजा कभी राजा हो सकता है? सभी की नजरें उस दरवाजे पर जमी थी। क्या दरवाजा खोलने से कोई और रहस्य सामने आएगा, या फिर इस बार बीरबल ने किसी और भूतपूर्व रास्ते पर कदम रखा है जो एक नई शुरुआत लेकर आएगा? क्या बीरबल इस रहस्य को हल कर पाएगा, या ये गुप्त द्वार उसकी आखिरी चाल होगी? आखिरकार ये रहस्य क्या था जो अब तक छुपा रहा, और क्या ताज को प्राप्त करने के लिए एक नया युद्ध शुरू होगा? अगले भाग में बीरबल और अंतिम युद्ध की गहरी चाल। जब धरती और आकाश के बीच रेखा मिटने लगती है, तब एक सच्चा राजा अपने भीतर के युद्ध को देखता है। बीरबल। दरबार में सन्नाटा था। हर किसी की आंखों में एक अजीब सा डर और आशंका थी। अकबर और मुराद दोनों उस गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, जो अब रहस्यमय रोशनी से जल रहा था। बीरबल की आवाज अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे वो सच में किसी दूसरे लोक में चला गया हो। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोला, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा वहां कुछ भी नहीं था। बस एक अंधेरे सूनापन था, जो धीरे धीरे एक असाधारण रूप धारण कर रहा था। मुराद ने धीरे से कहा, तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो सम्राट। बीरबल ने दरवाजे को खोला है, पर यह एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। बीरबल ने यह सब योजनाबद्ध किया था। अकबर ने झट से मुराद को घूरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो मुराद? क्या तुम उसे यहां लाकर हमें धोखा देना चाहते हो? मुराद की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोला, नहीं सम्राट, ये तुम्हारी सोच का युद्ध है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी गद्दी खो जाएगी। तुम्हें सिर्फ ताज नहीं चाहिए, तुम्हें मनुष्य होने की समझ चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने गुस्से में पूछा। मुराद ने गहरी सांस ली और फिर एक शब्द में अपना रहस्य खोला, तुम नहीं जानते सम्राट। बीरबल ने जो खेल खेला है वो दरवाजे का खेल नहीं था, वो तुम्हारी चेतना का युद्ध था।
वो तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया था जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। ताज और गद्दी सिर्फ एक प्रतीक है, असली युद्ध तो तुम्हारे भीतर है। सभी दरबारी चुप थे। अब हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या ये सच में था या मुराद अपनी चाल चल रहा था? अकबर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक बीरबल की छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। बीरबल, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी चुप थी, जैसे उसने अपनी सारी लकीरें मिटा दी हों। बीरबल, अकबर ने हैरान होकर कहा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सम्राट, तुम्हारे लिए ताज और गद्दी कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहे। असली युद्ध वह है जो हर इंसान अपने भीतर लड़ता है। अकबर की आवाज में आश्चर्य था। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, तुम सिर्फ एक राजा हो, लेकिन एक सच्चे सम्राट बनने के लिए तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। तुम्हारे सामने एक और युद्ध है, अकबर। ये युद्ध ताज और गद्दी का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति का है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। लेकिन तभी मुराद ने घमंड से कहा, अब सम्राट, तुम समझ गए। वो असली राजा वही है जो अपनी आत्मा को पहचान सके। ताज और गद्दी की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। बीरबल ने अकबर की ओर एक आखिरी बार देखा और कहा, सम्राट, तुम्हारी सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें अपनी गद्दी पर बैठने से पहले अपनी आत्मा से समझौता करना होगा। तभी तुम वह सच्चा सम्राट बन सकोगे जिसे लोग सच्चा राजा मानेंगे। फिर अचानक बीरबल की छाया गायब हो गई। दरबार में एक और सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अकबर पर थी। क्या अकबर अपने भीतर के युद्ध को जीत पाएगा? क्या वो सच में अपनी आत्मा की शांति पा सकेग? अगला भाग देखने के लिए जुड़े रहिए। बीरबल और गद्दी का गहरा रहस्य। राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह है जो आत्मा की गहराई से अपना मार्ग चुनता है। बीरबल। अकबर की आंखों में एक तीव्र संघर्ष था। वो खड़ा था, पूरी तरह से उलझा हुआ, जैसे उसके सामने कोई बड़ा निर्णय था जिसका असर न सिर्फ उसकी गद्दी पर, बल्कि उसके आत्मविश्वास और साम्राज्य पर भी पड़ने वाला था। दरबार में सभी ने देखा, बीरबल की अज्ञात उपस्थिति ने अकबर को झकझोर दिया था। अकबर का दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वो जानता था कि गद्दी का असली युद्ध ताज की शान में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में था। उसने बीरबल से पहले कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा था, और अब वो सोचने लगा कि क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाना था। मुराद, जो दरबार में चुप खड़ा था, अचानक बोला, सम्राट, तुम तो जान चुके हो कि गद्दी की असली शक्ति केवल ताज में नहीं, बल्कि उस ताज के भीतर छुपी एक गहरी जिम्मेदारी में है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हें वह ताज मिल जाएगा जो तुम्हें असल में चाहिए। अकबर ने उसकी ओर देखा और फिर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं इस ताज का हकदार हूं? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है, या फिर ये मुझे मेरी आत्मा की परीक्षा देने के लिए है? मुराद की आंखों में एक ताजगी थी, जैसे उसे कुछ ज्यादा पता हो। उसने कहा, तुम और बीरबल दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हो, सम्राट। फर्क यह है कि तुमने अपने रास्ते को खो दिया है और बीरबल ने अपना रास्ता पा लिया है। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी शक्तियों और अपनी गद्दी के बारे में सही निर्णय ले सकोगे? तभी एक गहरी चुप ने दरबार को घेर लिया। अकबर ने एक आखिरी बार बीरबल की आंखों में देखा, जो अब फिर से अदृश्य हो चुका था। बीरबल की रहस्यमयी उपस्थिति से पहले अकबर कभी इस तरह की स्थिति में नहीं था। अब उसकी आंखों में प्रश्न थे जो अभी तक अनुत्तरित थे। आखिरकार अकबर ने मुराद से कहा, मुझे तुम्हारे शब्द समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं जान पा रहा कि मैं किस दिशा में जाऊं। क्या तुम मुझे मेरे रास्ते का मार्ग दिखा सकते हो? मुराद ने हंसी को छिपाते हुए कहा, तुमने ही खुद अपनी दिशा को खो दिया है, सम्राट। तुम्हारी गद्दी तुम्हारी शक्ति नहीं,
तुम्हारा निर्णय होगा और उस निर्णय से तुम्हारा भविष्य तय होगा। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपनी आत्मा को सच्चाई से नहीं मिलाओगे, तुम्हें वो ताज नहीं मिलेगा जो तुम्हारी असली शान होगी। अकबर खड़ा था, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में सवाल थे और उसका मन और भी उलझ गया था। अब उसे ये समझ में आ रहा था कि ये ताज केवल एक प्रतीक था जो उसके वास्तविक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता था। क्या वह अपनी आत्मा की शांति पा सकेगा? क्या वो उस शक्ति को पहचान पाएगा जो बीरबल ने उसे दिखाने की कोशिश की थी? लेकिन अचानक दरबार में एक शोर मच गया। दरवाजे पर एक और आदमी खड़ा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। लेकिन अब वो उसी रूप में नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो पहले कभी नहीं था। बीरबल ने धीरे से कहा, सम्राट, तुमने अब तक अपने भीतर के युद्ध को नहीं पहचाना, लेकिन अब तुम्हारे पास समय कम है। तुम्हें जल्दी निर्णय लेना होगा। ये गद्दी तुम्हारी शांति के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई के साथ जुड़ी है। तुम खुद से पूछो, क्या तुम अब भी वही हो जो तुम पहले थे? अकबर ने डरते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मदद तो तुम्हें खुद से ही चाहिए। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तभी तुम वो निर्णय ले सकोगे जो तुम्हारे लिए सही होगा। फिर बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अब उस द्वार की ओर जाना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम्हारी गद्दी वही है। क्या अकबर वह रास्ता पहचान पाएगा? क्या वह अपनी आत्मा की सच्चाई से मेल खा पाएगा? यह कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ेगी। क्या बीरबल ने अकबर को उसकी असली शक्ति से मिलवाया है? जानिए अगले भाग में बीरबल और गद्दी का अंतिम निर्णय। अकबर की आंखों में गहरी चुप थी। दरबार के हर सदस्य ने देखा कि सम्राट अपने विचारों में खोया हुआ था। बीरबल की आखिरी सलाह उसके दिल में गूंज रही थी और वो समझ चुका था कि अब तक वो सिर्फ बाहरी शक्ति की तलाश में था, लेकिन असली शक्ति उसे भीतर से ही मिलनी थी। अकबर ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे अपनी आत्मा की शांति और गद्दी की असली ताकत का एहसास हो चुका था। अब वो समझ गया था कि जब तक वो अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतता, तब तक वो बाहरी सत्ता का कोई मतलब नहीं रखेगा। सभी दरबारी और मुराद एकटक अकबर की ओर देख रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों ने मुझे मेरी असली ताकत से परिचित कराया। अब मुझे ये समझ में आया है कि गद्दी और ताज केवल एक जिम्मेदारी है, न कि सत्ता का प्रतीक। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, सम्राट, गद्दी की असली ताकत आपके अंदर है। यदि आप अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं, तो ताज भी आपको उसी शक्ति से मिलेगा जो आप चाहते थे। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं जानता हूं कि ताज का मतलब केवल सत्ता नहीं है। असली सम्राट वह है जो अपने भीतर के युद्ध को जीतता है और जो अपनी आत्मा की आवाज को पहचानता है। अचानक दरबार में सन्नाटा छा गया और सबके सामने अकबर ने अपने ताज को उतारकर बीरबल के सामने रख दिया। ये केवल एक ताज नहीं था, ये एक प्रतीक था सम्राट की सच्ची शक्ति का। बीरबल ने उस ताज को उठाया और अकबर की आंखों में गहरी समझ के साथ देखा। सम्राट, तुम अब अपने असली रास्ते पर चलने के योग्य हो। तुमने जो निर्णय लिया वो तुम्हारे भीतर की शक्ति की पहचान है। यही असली ताज है, बीरबल ने कहा और ताज को अकबर के सिर पर फिर से रखा। अकबर ने आंखें बंद की और महसूस किया कि अब वो असली सम्राट बन चुका है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से समझौता नहीं किया बल्कि उसे पूरी तरह से अपनाया। कहानी का शिक्षा, जब तक हम अपने भीतर के संघर्ष को नहीं समझते, हम बाहरी दुनिया में अपनी ताकत नहीं पा सकते। असली शक्ति आत्मा की शांति और सच्चाई से आती है और वही सबसे बड़ी गद्दी होती है। यही थी अकबर और बीरबल की आखिरी बाजी, जिसमें ताज और गद्दी का असली रहस्य सामने आया। अकबर ने फिर अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, तो फिर ये साबित करो कि तुम्हारी दाढ़ी के बिना भी
तुम्हारा सम्मान वैसा ही रहेगा। तुम्हें मेरे सामने 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे पाए तो तुम्हें अपनी दाढ़ी वापस मिल जाएगी और तुम्हें वो इनाम मिलेगा जिसे तुम चाहोगे। लेकिन अगर तुम गलत हो गए तो तुम्हें अपनी दाढ़ी हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस चुनौती को पार करूंगा। सम्राट अकबर ने पहले सवाल की शुरुआत की। पहला सवाल यह है, मैं क्या चीज हूं जो हर किसी को सामने दिखती है, लेकिन जब उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की जाती है तो वो और भी जटिल हो जाती है। बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, ये जीवन है सम्राट। जीवन एक ऐसा विषय है जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये सवाल जीवन के जटिल रूप को ही दर्शाता है। सभी दरबारी चौंक गए क्योंकि बीरबल का जवाब बेहद सटीक और तर्कसंगत था। अकबर की आंखों में गहरी विचारशीलता थी, लेकिन उसने अगला सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, अब दूसरा सवाल, मैं क्या हूं जो सबसे मजबूत कड़ी भी तोड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी सबसे नाजुक चीज को नहीं छेड़ता? बीरबल ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, सम्राट, ये समय है। समय वो कड़ी है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, फिर भी वो किसी को भी बहुत आसानी से बदल सकता है। सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति को समय अपनी रफ्तार से तोड़ सकता है, लेकिन वो अपनी नाजुकता को नहीं छेड़ता। दरबारियों के होठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन अकबर की आंखों में चिंता थी। बीरबल ने दोनों सवालों का सही उत्तर दिया था। अब सबका ध्यान तीसरे और आखिरी सवाल पर था। तीसरा सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, अब आखिरी सवाल, मैं क्या हूं जो हर किसी को मिलती है, लेकिन कोई भी उसे समझने या संभालने की पूरी कोशिश नहीं करता? इस सवाल ने बीरबल को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि ये सवाल कुछ बहुत गहरा और रहस्यमयी था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, ये जिम्मेदारी है सम्राट। जिम्मेदारी हर किसी को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सही तरीके से निभाते हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते। अकबर की आंखों में चमक थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से चुप थे। बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब सही दिए थे। अकबर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम न केवल अपनी दाढ़ी के बिना भी सम्मानित हो, बल्कि तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से हमें एक गहरा पाठ भी पढ़ाया है। तुम्हारी दाढ़ी की कोई अहमियत नहीं, तुम्हारी बुद्धि और सोच ही असली ताकत है। लेकिन तभी अकबर ने अपनी मुस्कान को थोड़ा कम करते हुए कहा, अब एक अंतिम सवाल है बीरबल। ये सवाल नहीं, एक चुनौती है। तुम्हारे सामने एक और परीक्षा है जो तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या बीरबल अपने अगले कदम को समझ पाएगा? क्या अकबर की चुनौती ने कुछ और रहस्यमयी और खतरनाक मोड़ लिया है? ये सवाल अब दरबार में गूंज रहा था और सभी की आंखों में एक और दहशत थी। क्या बीरबल अगले भाग में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेगा? अगला भाग। अकबर की आवाज में अब एक नई गंभीरता थी जो सभी दरबारियों को चुप करा चुकी थी। बीरबल की आंखों में उत्सुकता और थोड़ा सा संदेह था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता में कोई भी कमी नहीं थी। वो जानता था कि ये एक और घातक खेल हो सकता है जिसमें उसकी पूरी मानसिक शक्ति लगने वाली थी। अकबर ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी आखिरी चुनौती बहुत अलग होगी। तुम्हें अब अपनी खुद की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एक ऐसी समस्या का समाधान करना होगा जो किसी के लिए भी न हल हो सके। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम जितने चतुर हो उतने ही साहसी भी हो। सभी दरबारी चुपचाप सुन रहे थे। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अकबर आखिर बीरबल से क्या उम्मीद रखते हैं। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ सिर झुका लिया और वो जानता था कि अब जो भी होगा उसकी किस्मत को उसी चतुराई से तय करना होगा जैसे उसने पिछले सवालों के जवाब दिए थे। अकबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी
और खतरनाक चुनौती है बीरबल। ये चुनौती तुम्हारी दाढ़ी से जुड़ी नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। तुम्हें अब एक ऐसे राज का सामना करना होगा जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। ये राज हर किसी को घेरने वाला है, और तुम इस रहस्य को उजागर करोगे या तुम खुद उसमें खो जाओगे। हर कोई हैरान था। दरबारियों के दिलों में चिंता और कौतूहल दोनों की मिलीजुली भावना थी। बीरबल की आंखों में भी एक हल्की सी चमक आ गई थी। वो जानता था कि ये केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये कुछ और था, कुछ जो अकबर ने छुपाया था। सम्राट, बीरबल ने अपनी आवाज में पूरी ठंडक रखते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वो मुझे थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी चुनौती जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमें सही दिशा में सोचने का मौका मिले तो हम उसे हल कर सकते हैं। आप मुझे अपना सवाल बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे हल करने की। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है बीरबल, ये एक कड़ी है जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगी। लेकिन इसका हल हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें इस राज से रूबरू होना होगा, और फिर ही तुम अपने इनाम का दावा कर सकोगे। फिर अकबर ने धीरे से अपने सामने रखे एक पुराने और धूल से भरे खजाने की ओर इशारा किया। सभी दरबारी चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। वो खजाना केवल एक दिखावटी सामान नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा राज छुपा हुआ। अकबर खुद चौंक गए। ये कैसा प्रश्न है? ये तो तर्क और कल्पना दोनों को उलझा देता है। बीरबल थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया और बोले, जहांपनाह, उत्तर देने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो जन्म और तर्क के बीच की रेखा को मिटा दे। एक बार एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, जो पैदा होते ही रोया नहीं, बल्कि मुस्कराया। सब लोग डर गए। जब वो बड़ा हुआ तो गांव का सबसे समझदार व्यक्ति निकला। पर एक दिन उसने राजा से कह दिया, तुम्हारा सिंहासन झूठ पर टिका है। राजा ने पूछा, क्यों? तो उस युवक ने कहा, क्योंकि राजा वो होता है जो जनता के हक के लिए जीता है, ना कि अपनी जीत के लिए जनता का इस्तेमाल करता है। राजा ने उस युवक को बंदी बना लिया, और जब पूछा गया कि क्या वो जन्म से ही इतना बुद्धिमान था, तो युवक ने जवाब दिया, बुद्धि जन्म से नहीं, सच्चाई से आती है, और सच्चाई को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। बीरबल ने पंडित की ओर देखा और बोले, तो मेरे उत्तर का सार यही है पंडित जी। बोलने वाला बच्चा सही हो भी सकता है, पर उसे सुनना तब तक व्यर्थ है जब तक हम तर्क से ये न जान ले कि सिंहासन सच में किस पर टिका है। और चुप्पी, अगर उसमें सोच नहीं है तो वो केवल मौन है, सच्चाई नहीं। दरबारियों की तालियां गूंज उठीं, लेकिन पंडित चुप रहे। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें बंद की, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने मेरी परीक्षा को पार कर लिया। पर तुम्हें क्या लगता है, ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा? बीरबल ने तुरंत कहा, क्योंकि आप वो नहीं है जो आप दिखते हैं। अब पंडित मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है बीरबल, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अब परीक्षा होगी आपके ही अतीत की। मैं वो जानता हूं जो बीरबल कभी किसी से कह नहीं पाए। क्या पंडित वाकई बीरबल के अतीत के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो राज दरबार में कभी उजागर नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ तर्क की लड़ाई है, या कोई गहरा व्यक्तिगत रहस्य उजागर होने वाला है? बीरबल और अतीत का भेद, भाग 3। क्या हो अगर दरबार में कोई ऐसा आ जाए जो आपके अतीत की वो बातें जानता हो जो आपने खुद भुला दी हो, और अगर वो सबके सामने कह दे कि बीरबल एक झूठ पर जी रहे हैं। पंडित अब एक साधारण विरोधी नहीं, एक ऐसा रहस्यमयी चुनौतीकर्ता बन चुका था जो बीरबल की निजी जिंदगी के अनकहे पन्ने पलटने को तैयार था। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, पंडित, आप बीरबल के अतीत की बात कर रहे हैं, किस आधार पर? पंडित ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बीरबल जब छोटे थे
तो उनके गांव में एक चोरी हुई थी और उस चोरी का दोष एक मासूम नौकर पर डाला गया था। लेकिन दरअसल उस दिन उस घर में बीरबल भी मौजूद थे। तो क्या बीरबल उस चोरी के सच्चे गवाह हैं या कोई और सच छुपा रहे हैं? बीरबल की आंखों में पल भर को हल्की बेचैनी दिखी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने पहली बार बीरबल से सीधा सवाल पूछा, क्या ये सच है बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां, मैं वहां था, पर जो सच था वो किसी ने कभी जाना ही नहीं, और अब लगता है उस दिन का सच आज उजागर होगा। मैं तब 12 साल का था। मेरे पिता उस अमीर व्यापारी के यहां काम करते थे। एक रात हम सब घर पर नहीं थे, लेकिन उस घर में चोरी हो गई। जब हम लौटे तो चोरी का इल्जाम नौकर पर लग गया, क्योंकि वो अकेला था। पर दरअसल बीरबल की आवाज थम गई। अकबर ने कहा, आगे कहो बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मैंने उस रात छत से देखा था। चोर बाहर का नहीं था, वो खुद व्यापारी का बेटा था। लेकिन पिता ने कहा, मत बोलो, सच कहने से हम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उस गरीब नौकर की जगह दूसरा रख लिया जाएगा। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, आपने जीवन की पहली परीक्षा में सच को छुपाया, तो क्या अब आपकी हर बात सच मानी जाए? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने उस दिन मौन से सीखा, आज तर्क से कहता हूं। सच वही नहीं जो बोला जाए। सच वो भी होता है जो अपने भीतर चुपता रहे और एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ जाए। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और कहा, आज तुमने खुद को नहीं, सच्चाई को साबित किया है। मौन के बाद अब बोलने का समय आ गया था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। पंडित ने जाते जाते एक बात और कही। बीरबल ने अतीत का एक सच बताया। लेकिन क्या बीरबल जानते हैं कि उस चोरी के पीछे जो असली षड्यंत्र था वो आज भी जिंदा है? मैं अगली बार लाऊंगा वो गवाह जो उस रात सब कुछ जानता था और जो बीरबल से भी बड़ा सच छुपा रहा है। क्या वो बीरबल के अतीत को झूठ में बदल देगा, या अब सामने आएगा एक ऐसा षड्यंत्र जो बीरबल की असली परीक्षा बनेगा? क्या हर गवाह सच्चाई लाता है, या कभी कभी गवाही सबसे बड़ा झूठ बनकर आता है? दरबार में तीसरा दिन था। सबकी निगाहें उसी एक कोने पर थी जहां से पंडित हर बार एक नया रहस्य खोलते आए थे। और इस बार पंडित के साथ आया एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धुंधली थी, चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा जैसे बीरबल उसे पहचानते हों। पंडित ने कहा, जहांपनाह, ये है हरिप्रसाद, वो नौकर जिन पर बीरबल के बचपन की चोरी का इल्जाम लगा था। और अब ये खुद बताएंगे कि असली चोर कौन था। बीरबल ने उनकी ओर देखा और एक पल को उनकी आंखें भीग गई। हरिप्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, हजूर, मैंने बीरबल को देखा था उस रात। वो सच में छत पर था। पर एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, वो ये कि उस रात मैंने चोर को छुपते देखा था, और वो कोई और नहीं, पंडित जी के पिता थे। दरबार में बम गिरा। पंडित सन्न रह गया। दरबार में गूंजती आवाजें थम गई। बीरबल चुपचाप खड़े रहे, जैसे वर्षों से इस क्षण का इंतजार कर रहे हों। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्या ये सत्य है पंडित? पंडित बोला, सत्य, हां, लेकिन अधूरा, क्योंकि मेरे पिता ने उस चोरी के लिए बीरबल के पिता से सौदा किया था, और बीरबल के पिता ने सब जानकर भी चुप्पी की कीमत पर चुप रहना चुना। तो बताओ बीरबल, क्या तुम अब भी खुद को पूरी तरह निर्दोष मानते हो? बीरबल का जवाब, बुद्धि और न्याय की मिसाल। बीरबल आगे बढ़े और बोले, मैंने सच्चाई को छुपाया, ये मेरा अपराध है, लेकिन आज मैंने उसे उजागर किया, ये मेरा न्याय है। और अगर मेरे पिता ने किसी गलत व्यक्ति से समझौता किया तो मैं उस कर्ज को सच बोलकर उतार रहा हूं। उन्होंने हरिप्रसाद की ओर देखा। आपका अपमान मेरे सिर पर था, आज मैं उसे उतारता हूं। बीरबल ने झुककर
हरिप्रसाद से माफी मांगी। पूरे दरबार में सन्नाटा था और फिर तालियां गूंज उठीं। लेकिन ये तो एक चेहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। पंडित मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने एक झूठ को उजागर किया, पर क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारे ही दरबार में एक और व्यक्ति है जो वर्षों से सच्चे रूप में नहीं जी रहा? एक ऐसा दरबारी जो खुद को राजा का वफादार बताता है, पर असल में तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है। कौन है वो दरबारी? क्या बीरबल दरबार में किसी ऐसे धोखेबाज के साथ काम कर रहे हैं जिसे वो भाई समान मानते हैं? और क्या पंडित वाकई सच्चाई दिखा रहा है, या सब कुछ सिर्फ एक बड़ी चाल है? बीरबल और दरबार का छुपा शत्रु, भाग 5। क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके सबसे करीबी की शक्ल में हो, और जब सच्चाई सामने आए तो रिश्ते, विश्वास और न्याय सब कुछ दांव पर लग जाए? पंडित ने मुस्कुराते हुए दरबार की ओर देखा। जहां पनाह, इस दरबार में एक दरबारी ऐसा है जो बीरबल के सबसे करीब है, लेकिन वर्षों से उनके खिलाफ साजिशें करता आया है। आज मैं उस चेहरों के पीछे छुपे चेहरे को सामने लाऊंगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। सभी ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे शक की निगाहें एक व्यक्ति पर टिकने लगी। नाम था राज दरबारी चंद्रसेन, बीरबल का मित्र, सलाहकार और वर्षों से दरबार में एक ईमानदार चेहरे के रूप में जाना जाता था। पंडित ने एक पत्र निकाला जिसमें चंद्रसेन द्वारा विदेशों के कुछ लोगों को लिखा गया था कि बीरबल की छवि गिरानी है ताकि उसे दरबार से बाहर किया जा सके। बीरबल चौंक गए। चंद्रसेन, ये क्या है? चंद्रसेन की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने गर्दन झुका दी और बोला, बीरबल, मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जगह, तुम्हारी इज्जत, हर चीज पर जलन होती थी मुझे। और पंडित ने मुझे उकसाया, सब करवाया, पर मैं कमजोर पड़ गया। दरबार की हवा भारी हो गई थी। लेकिन बीरबल ने जो किया, उसने फिर से साबित कर दिया कि क्यों वे सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि महान भी हैं। उन्होंने चंद्रसेन की ओर देखा और बोले, जिस दिन तुमने मेरी पीठ पीछे वार किया उस दिन तुम हार गए, पर आज जब तुमने सबके सामने स्वीकार किया, तुमने खुद को जीत लिया। मुझे तुम्हारे अपराध पर नहीं, तुम्हारे पश्चाताप पर भरोसा है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, पर वो सजा तुम्हें फिर से इंसान बना देगी। अकबर ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, बीरबल, तुमने परीक्षा नहीं दी। तुमने दरबार को फिर से न्याय, क्षमा और सत्य का अर्थ समझाया है। पंडित की चालें हार गई और बीरबल की बुद्धि अमर हो गई। पंडित को राजद्रोह के लिए बंदी बना लिया गया और चंद्रसेन को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का अवसर देकर सजा सुनाई गई कि वो 1 साल तक जनसेवा करेगा, उसी गांव में जहां बीरबल ने अपने बचपन में चुप्पी का बोझ उठाया था। बीरबल ने ताबीज को ध्यान से देखा और अपने दिमाग में गहरे विचार किए। क्या सच में वो इसे सही तरीके से उपयोग कर पाएगा? क्या उसे अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और साहस का इस्तेमाल करना होगा, या फिर ये ताबीज उसे एक नई चुनौती में फंसा देगा? क्या बीरबल इस रहस्यमयी ताबीज को सही तरीके से उपयोग करेगा? सभी दरबारी चुप थे और ये सवाल सभी के दिलों में था। बीरबल की आखिरी चुनौती अब खत्म होने वाली थी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? आखिरी मोड़ क्या होगा? और क्या बीरबल उस राज को सुलझा पाएगा या कुछ और बड़ी समस्या का सामना करेगा? इस रहस्यमयी ताबीज के साथ बीरबल की दाढ़ी का राज अब खुलने वाला है, लेकिन क्या बीरबल उसे सही समय पर पहचान पाएगा? क्या बीरबल की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी या फिर एक नया रहस्य सामने आएगा? इसके जवाब के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। बीरबल ने ताबीज को अपनी पकड़ में लिया और धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ने लगी। अचानक खजाने से एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई गुप्त तंत्र जगा हो। बीरबल ने सोचा, ये सिर्फ एक ताबीज नहीं, इसके साथ एक बड़ी चुनौती जुड़ी है। फिर ताबीज की चमक में कुछ ऐसा था कि बीरबल को महसूस हुआ
कि अब वो किसी गहरे रहस्य को सुलझाने के कगार पर खड़ा है। अकबर की नजरें उस पर टिकी थी और पूरे दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी इस रहस्य को लेकर बेताबी से भरे हुए थे। बीरबल ने ताबीज को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और तभी एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे कोई गहरी शक्ति उसे और करीब से देख रही हो। बीरबल और चालाक पंडित की परीक्षा। क्या होगा जब दरबार में आ जाए ऐसा पंडित जो हर सवाल का जवाब अकबर से मांगे और बीरबल से भी तेज चाले चले। एक बार की बात है जब अकबर का दरबार हंसी मजाक और बहसों से गूंज रहा था। गर्मी का मौसम था और बीरबल मजाक में कह रहे थे, जहां पनाह, इस दिल्ली की गर्मी में तो अगर कोई तर्क से नहीं हारेगा तो पसीने से जरूर हार जाएगा। दरबार में ठाके गूंज उठे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, एक विद्वान पंडित आए हैं। कहते हैं कि उन्होंने आज तक किसी बहस में हार नहीं मानी। वो बादशाह से बहस करना चाहते हैं और बीरबल को अपनी शिष्यता में लेना चाहते हैं। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल को शिष्य बनाना चाहते हैं? ये तो देखना ही पड़ेगा। दरबार में एक लंबी सी टोपी पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले और हाथ में चमचमाता ताड़पत्र लिए पंडित जी आए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, इतना कि अकबर तक को शक होने लगा। पंडित ने कहा, जहां पनाह, मैंने तर्कशास्त्र, वेद, पुराण और राजनीति सब पढ़े हैं, पर जो तर्क मुझे बीरबल से सुनने को मिले हैं वो अधूरे हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरी परीक्षा में पास हो, तभी मैं मानूंगा कि ये वास्तव में बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कराए, पंडित जी, परीक्षा तो विद्यार्थी की होती है, गुरु की नहीं। पर आप जैसे पंडित के सामने बैठने का सौभाग्य मिल रहा है तो हम भी तैयार हैं। अकबर ने भी उत्साह से कहा, तो ठीक है। अगले 3 दिन तक दरबार में बुद्धि समर होगा बीरबल और पंडित जी के बीच। पहले दिन पंडित ने बीरबल को एक संज्ञा नहीं दी, केवल हाथ से इशारा किया। उन्होंने तर्जनी अंगुली ऊपर उठाई। बीरबल ने तुरंत 2 अंगुलियां दिखाई। पंडित ने मुट्ठी बांधी और बीरबल ने खुली हथेली दिखा दी। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया, पर पंडित ने सिर झुकाकर कहा, पहली परीक्षा में बीरबल ने विजय पाई। अकबर ने पूछा, पर बात क्या हुई? बीरबल ने समझाया, पंडित जी ने एक उंगली दिखाकर कहा कि भगवान एक है। मैंने 2 दिखाकर कहा, पर वो प्रकृति और आत्मा के 2 रूपों में प्रकट होते हैं। उन्होंने मुट्ठी बनाकर पूछा कि क्या ये दोनों शक्ति एक साथ हैं? और मैंने खुली हथेली से कहा, हाँ, पर ब्रह्मांड में वो फैल जाते हैं। दरबार चौंक गया। दूसरी परीक्षा, भरम का जाल। दूसरे दिन पंडित ने बीरबल के लिए 5 रहस्यमयी वस्तुएं भेजी। एक मिट्टी का दीपक, एक टूटी हुई कंघी, एक आधा खाया सेब, एक बंद कागज का लिफाफा और एक मोरपंख। संदेश था, इन 5 से मेरी अगली परीक्षा का उत्तर निकालो। जो उत्तर सही होगा वही तुम्हारी बुद्धि का प्रमाण होगा। बीरबल ने सारी रात सोचा और अगली सुबह दरबार में उत्तर देने पहुंचे। बीरबल का उत्तर और पंडित का रहस्य। बीरबल ने कहा, दीपक है समय, जो जलता है और बुझता है। टूटी कंघी है समाज, जो पूरा नहीं पर फिर भी लोगों को संवारता है। सेब है मोह, अधूरा रह जाए तो भी लालच देता है। लिफाफा है सत्य, जो खुलने से पहले केवल संदेह देता है। और मोरपंख, वो तुम्हारा घमंड है पंडित जी, जो सुंदर है पर उड़ नहीं सकता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन पंडित मुस्कराए और पहली बार उन्होंने बीरबल की ओर झुककर कहा, शाबाश, पर अभी तो मैंने अपनी असली परीक्षा शुरू ही नहीं की है। पंडित ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ एक बात कही, बीरबल, कल मैं वो प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर केवल वो जानता है जिसने जम से पहले की सच्चाई देखी हो। अकबर समेत पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल चुप थे, पर उनकी आंखों में भी पहली बार हल्की सी चिंता दिखी। क्या वाकई पंडित कोई सामान्य विद्वान था या वो किसी और मकसद से दरबार में आया था? क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे
बीरबल और पंडित का रहस्यमय प्रश्न, भाग 2। अगली सुबह दरबार में गहराई छाई हुई थी। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बैठे थे, पर इस बार उनकी मुस्कान में एक गूढ़ सवाल भी छिपा था। पंडित जी भारी पच्चापों के साथ आए और सिंहासन के सामने खड़े होकर बोले, बीरबल, अब वो प्रश्न सुनो जिसे मैंने वर्षों तक छुपा कर रखा है। अगर कोई बालक जन्म से पहले बोले और वो कहे कि राजा का सिंहासन झूठ पर टिका है, तो क्या उस बच्चे की बात सही मानी जाएगी या उसकी चुप्पी को ही सत्य माना जाए? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के 3 राज जो सिर्फ बीरबल को पता थे। राजमहल की ऊंची मीनारों से शाही दरबार की रंगीन ध्वनियां आ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल कुछ अलग था। दरबार में हर किसी के चेहरे पर चिंता और रहस्य की छाया थी। सम्राट अकबर के मन में बहुत कुछ चल रहा था और उसके दरबारियों के लिए यह जानना मुश्किल था कि उनका सम्राट आखिर सोच क्या रहा है। अकबर, जो कभी सब कुछ खुलकर करता था, आज बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ था। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। अकबर के पास 3 ऐसे राज थे जो उसके सबसे करीबी मित्र बीरबल को छोड़कर किसी और को नहीं पता थे। पहला राज, सम्राट का भय। सम्राट अकबर भले ही शक्तिशाली और संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी असुरक्षा छुपी हुई थी। अकबर को हमेशा यह डर था कि कहीं उसकी सत्ता, उसके साम्राज्य और उसकी शाही प्रतिष्ठा पर कोई संकट न आ जाए। हर रात अकबर अपने महल के भीतर अकेला बैठकर इस बारे में सोचता और उसका मन उथल पुथल करता। वो जानता था कि उसकी शक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक लोग उसकी शाही छवि को बनाए रखें। इस डर को कम करने का तरीका उसे एक ही नजर आता था, उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल। बीरबल को वो अपनी समस्याएं साझा करता था, लेकिन बीरबल भी अकबर की आंखों में छुपी इस चिंता को समझता था। वो अकबर के डर को भांप चुका था और यही कारण था कि अकबर ने कभी भी बीरबल से अपने भय की बात नहीं की थी। हालांकि बीरबल को सब कुछ समझ में आ जाता था, लेकिन वो अकबर के मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहता था। अकबर के इस भय को उसकी साजिशों और रणनीतियों में भी देखा जा सकता था। कभी वो किसी दरबारी की तरफ बहुत सख्त हो जाता, तो कभी किसी खास आदमी को अपनी सत्ता की ताकत दिखाने के लिए अपमानित करता। बीरबल ने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया था और अकबर के मनोबल को बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। दूसरा राज, अकबर का व्यक्तिगत जीवन। अकबर का दूसरा बड़ा राज उसका निजी जीवन था। वो कई महिलाओं से घिरा हुआ था और उसकी शाही जिंदगी बहुत ही विलासी थी, लेकिन अकबर का दिल कहीं न कहीं एक ही महिला के लिए बेताब था। वो महिला उसकी पत्नी महारानी मरीम उज़्ज़मानी थी, जो अकबर के लिए न केवल एक पत्नी थी बल्कि एक दोस्त और सहायक भी थी। लेकिन इस राज को भी अकबर ने अपनी शाही छवि के डर से हमेशा छुपा कर रखा था। वो जानता था कि यदि ये राज बाहर आ गया तो उसके दरबारियों के लिए ये एक मौका हो सकता है कि वे उसके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करें। अकबर का ये डर केवल बीरबल को ही पता था, क्योंकि बीरबल अकबर के साथ समय बिताता था और उसे उसकी भावनाओं को महसूस करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। बीरबल ने अकबर के दिल की इस गहरी भावना को समझा और कभी भी इस पर किसी से बात नहीं की। वो अकबर के लिए एक समर्थन बने रहे, खासकर जब अकबर की पत्नी मरीम उज़्ज़मानी की बीमारी और मृत्यु के बाद अकबर बहुत अकेला महसूस करता था। बीरबल ने हमेशा अकबर को प्रोत्साहित किया ताकि वो अपने शाही जीवन में स्थिरता बनाए रखे और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे। तीसरा राज, अकबर का जीवन का अंतिम उद्देश्य। अकबर के जीवन का तीसरा सबसे बड़ा राज था उसका अंतिम उद्देश्य। उसे जीवन में सिर्फ सत्ता और ताज का ही लालच नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो एक ऐसा साम्राज्य बनाए जो सभी लोगों के लिए समान हो। अकबर ने कभी भी अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि उसका साम्राज्य न केवल शाही
बल्कि न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हो। अकबर ये चाहता था कि उसका साम्राज्य हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय के लिए सुरक्षित हो। वो एक सम्राट नहीं, बल्कि एक ऐसा नेता बनना चाहता था जो हर नागरिक की भलाई के लिए काम करे। लेकिन इस विचार को हर किसी से साझा करना अकबर के लिए मुश्किल था। वो जानता था कि बहुत से लोग इस विचार को समझ नहीं पाएंगे और उसे कमजोर समझेंगे। ये राज भी सिर्फ बीरबल के लिए था। बीरबल ने अकबर की इस इच्छा को समझा और हमेशा उसकी मदद की। वो अकबर के इस उद्देश्य को धीरे धीरे उसके दरबारियों और अन्य शाही परिवारों के बीच फैलाने की कोशिश करता रहा। बीरबल के पास वो शक्ति थी कि वो अकबर के राजमहल में एक सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण बना सके, जहां सब लोग बराबरी के अधिकारों का अनुभव कर सके। बीरबल का समझदारी और कूटनीति। बीरबल, जो अकबर का सबसे करीबी और बुद्धिमान मंत्री था, इन तीनों राजों को अच्छे से समझता था। उसने अकबर के प्रत्येक डर और आशंका को महसूस किया और उसे अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया। जब अकबर कभी भी घबराया हुआ या उदास होता, तो बीरबल उसे शांति और संतुलन बनाए रखने का तरीका बताता। जब अकबर का दिल किसी दुविधा में फंसता, तो बीरबल उसे एक आसान रास्ता दिखाता। एक दिन दरबार में एक ऐसे मसले पर चर्चा हो रही थी जिसमें अकबर को कड़ी फैसला लेना था। कुछ दरबारी चाहते थे कि अकबर कुछ जमीनों की नीलामी करे, जबकि अकबर को यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दरबारियों ने समझाने की कोशिश की कि यह कदम साम्राज्य के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अकबर ने चुपचाप बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, किसी चीज को नीलाम करने से पहले हमें उसकी सच्चाई और उद्देश्य को समझना होगा। यदि यह कदम साम्राज्य के लिए सही नहीं है, तो हमें इसे स्थगित करना चाहिए। इस रास्ते पर चलने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में सोचना होगा। अकबर की आंखों में बीरबल की समझदारी की गहरी कद्र थी। अकबर ने तुरंत अपना फैसला बदला और नीलामी की योजना को रद्द कर दिया। बीरबल का यह सूझबूझ वाला निर्णय दरबारियों के लिए एक उदाहरण था कि क्यों अकबर ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद मंत्री चुना था। दरबारियों ने यह देखा कि बीरबल और अकबर के बीच केवल एक मंत्री और सम्राट का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरा विश्वास और समझ था, जो अकबर की सफलता का मूल था। सभी राजों का खुलासा। सम्राट अकबर के इन तीनों राजों के बारे में बीरबल को ही सब कुछ मालूम था। बीरबल के पास अकबर के सभी भय, उसकी व्यक्तिगत जीवन की चाहतें और उसके अंतिम उद्देश्य की पूरी जानकारी थी। लेकिन कभी भी बीरबल ने इन राजों को दरबार में नहीं बताया। वो जानता था कि इन राजों को जानकर ही वो अकबर की पूरी सहायता कर सकता था। अकबर के लिए बीरबल एक ऐसा सखा था जो उसे केवल ताकत और सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई और उद्देश्य को पहचानने में मदद करता था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी समझदारी ने अकबर के जीवन को कई मुश्किलों से बचाया और उसकी सत्ता को और मजबूत किया। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकार करना चाहिए, और सच्चे साथी वही होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के समझें और हमारी मदद करें। बीरबल ने वही किया जो अकबर को कभी अपने दरबारियों से नहीं मिल सकता था। उसने अकबर को उसकी आत्मा की सच्चाई से रूबरू कराया, और यही कारण था कि अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में अमर हो गई। बीरबल की दाढ़ी का इनाम। राजमहल के दरबार में हर दिन कोई न कोई नया हंगामा चलता रहता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। दरबार में सभी की आंखें एक तरफ केंद्र थी, और वो था बीरबल की दाढ़ी। क्या आपने ठीक सुना? बीरबल की दाढ़ी। ये बात इतनी विचित्र थी कि जब दरबारियों ने यह सुना तो हर किसी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। राजमहल का एक साधारण सा दिन था, जब अकबर ने अपनी महकौशल बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध मंत्री बीरबल को दरबार में बुलाया। लेकिन बीरबल, जो किसी भी मुश्किल से उबरने का तरीका जानता था,
इस बार थोड़ी उलझन में था। दरबार में सभी को एक अजीब से सवाल का जवाब चाहिए था। क्या बीरबल की दाढ़ी असल में इतनी खास है? दरबार में बैठे सभी दरबारी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। कोई कहता कि बीरबल की दाढ़ी उसकी पहचान है, कोई कहता कि वो उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेकिन अकबर ने इस बार कुछ और ही सोच रखा था। वो बीरबल के दाढ़ी को लेकर एक ऐसी योजना बनाने वाले थे जिसे सुनकर हर किसी की हंसी छूट जाएगी। और बीरबल को भी ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। अकबर ने दरबार में आते ही बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसलों और बुद्धिमत्ता से हमें चौंका देते हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने एक दिमागी चुनौती का सामना करोगे। मुझे बताओ, तुम्हारी दाढ़ी का राज क्या है? क्यों तुम इसे इतनी आदर और सजगता से रखते हो? क्या तुम इसे किसी खास उद्देश्य के लिए रखते हो या बस एक फैशन के तौर पर? सभी दरबारी चुपचाप अकबर की बातों को सुन रहे थे और हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। बीरबल ने अपनी दाढ़ी को धीरे से छुआ और फिर अकबर के चेहरे की ओर देखा। वो जानते थे कि अकबर ये सब मजाक में पूछ रहे थे, लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मेरी दाढ़ी का राज कुछ और नहीं, बल्कि ये मेरी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब भी किसी को कोई सवाल या समस्या आती है तो वो मुझे देखता है और सोचता है कि क्या मेरी दाढ़ी इस समस्या का हल ढूंढ सकती है। ये केवल मेरे चेहरे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मेरे समर्पण और ज्ञान का प्रतीक है। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, तो तुम कह रहे हो कि ये दाढ़ी केवल तुम्हारे ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन क्या तुम इसे किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहोगे? बीरबल की आंखों में थोड़ी सी चमक आई। ये अकबर का कोई साधारण सवाल नहीं था। इस सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल को पूरी सतर्कता से सोचना था। अकबर की चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इस दाढ़ी को गंवाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम इस दाढ़ी के बिना मेरे दरबार में नहीं आ पाओ तो तुम्हें अपने सम्मान को खोना पड़ेगा। तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते, तो क्या तुम अपनी दाढ़ी के बदले एक बड़ा पुरस्कार स्वीकार करोगे? सभी दरबारी घबराए हुए थे। बीरबल की दाढ़ी, जो उसकी पहचान थी, क्या वो उसे त्यागने के लिए तैयार होगा? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। उसने देखा कि अकबर की आंखों में शरारत थी, लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसे जल्दी ही इस स्थिति का हल निकालने में मदद दी। बीरबल ने अपने दिल में सोचा, अकबर राजा इस बार मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे एक गहरी योजना छिपी हो सकती है। अगर मैं अपनी दाढ़ी को त्याग दूं तो क्या होगा? क्या ये मेरे सम्मान को घटित करेगा या और अधिक बढ़ाएगा? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। अकबर की आंखों में उत्सुकता जागी। क्या शर्त है, बीरबल? बीरबल ने कहा, आप अगर मुझे मेरे दाढ़ी को बनाए रखने के लिए किसी पुरस्कार का वादा करते हैं तो मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये आपके दरबार में एक नई बहस छेड़ेगा और ये सब कुछ हंसी का कारण बनेगा। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? अकबर ने ये सुना और एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने बारीकी से बीरबल की आंखों में देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी दाढ़ी त्यागने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वो पुरस्कार दूंगा जो तुम चाहोगे, लेकिन अगर तुम जीत नहीं पाए तो तुम हमेशा के लिए अपनी दाढ़ी को खो दोगे। अब दरबार में एक अजीब सा माहौल बन चुका था। सभी दरबारी बीरबल को घेरने लगे और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वो इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। कुछ तो ये सोच रहे थे कि बीरबल अपने बुद्धिमत्तापूर्ण फैसलों से इस चुनौती को जीत लेगा, लेकिन कुछ दरबारी इसे केवल एक मजाक ही मान रहे थे। अकबर ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, तो बीरबल, इस बात का निर्णय हम कल करेंगे। हम देखेंगे कि क्या तुम्हारी दाढ़ी वाकई तुम्हारे लिए सम्मान का प्रतीक है या तुम बिना दाढ़ी के भी उतने ही सम्मानित हो सकते हो। बीरबल अब समझ चुका था
कि ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था। अकबर ने उसे एक नई चुनौती दी थी, जो बीरबल के लिए भी एक रहस्य बन चुकी थी। अब अगले दिन क्या होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। सस्पेंस से भरी कहानी का अगला भाग। लेकिन जो असली सवाल था वो यही था, क्या बीरबल अपनी दाढ़ी को त्यागने के बाद भी अपने सम्मान को बनाए रख पाएगा? क्या वो अकबर के साथ इस चुनौती में जीतने में सफल होगा? और सबसे बड़ी बात, इस चुनौती का असल उद्देश्य क्या था? क्या होगा अगला? क्या बीरबल को अपनी दाढ़ी वापस मिलेगी, या अकबर की चाल में कुछ और ही छिपा था? ये सवाल दरबारियों के मन में था, और यही सस्पेंस था जो अगले भाग को लेकर सबकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देता था। अगला भाग। अगले दिन पूरे दरबार में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दरबारी अपनी आंखों में चिंगारी और उत्सुकता लिए हुए थे। सभी की नजरें बीरबल और अकबर पर थी, ये जानने के लिए कि आज क्या होने वाला था। बीरबल ने कल रात की अपनी सोच को फिर से दोहराया था, और वो जानता था कि आज जो भी होगा वो केवल उसकी चतुराई पर निर्भर करेगा। अकबर की चुनौती को उसने स्वीकार किया था, लेकिन उसके मन में एक गहरी योजना थी। बीरबल जानता था कि अकबर का हर सवाल, हर चुनौती सिर्फ एक खतरनाक खेल नहीं होता था, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा होता था। बीरबल को यह समझने में कोई समय नहीं लगा था कि अकबर इस चुनौती को लेकर केवल मजाक नहीं कर रहे थे। इसका उद्देश्य कुछ और था, कुछ बड़ा, कुछ गहरा, कुछ रहस्यमयी। बीरबल की योजना। आज दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। अकबर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, मानो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। बीरबल ने नजरों में विश्वास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। अकबर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, बीरबल, आज वो दिन है जब तुम्हें अपनी दाढ़ी को त्यागने का फैसला करना है। अगर तुम तैयार हो तो हम एक बार फिर से तुम्हारा सम्मान देखेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी दाढ़ी से भी हाथ धोना पड़ेगा। दरबारी चुप थे, उनके चेहरों पर उत्सुकता और चिंता दोनों मिश्रित थी। कोई भी ये नहीं जानता था कि बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। बीरबल ने ठंडे दिल से अकबर की बातों का जवाब दिया, सम्राट, मैं हमेशा अपनी दाढ़ी को अपने सम्मान का प्रतीक मानता आया हूं, लेकिन आज मैं इसे एक परीक्षण के रूप में देखता हूं। बीरबल और समय का सौदागर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसका हाव भाव, कपड़े और बोलने का तरीका बहुत अलग था। वो सीधा अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, मैं समय का सौदागर हूं। मैं वक्त बेचता हूं और खरीदता भी हूं। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए, ये तो बड़ी अनोखी बात है। क्या तुम बता सकते हो समय कैसे बिकता है? सौदागर बोला, बिल्कुल, मैं एक खास घड़ी देता हूं। जो इसे पहनेगा उसका समय अच्छा चलने लगेगा, लेकिन कीमत होगी बहुत भारी। भाग 2, रहस्यमयी घड़ी। बीरबल को शक हुआ। वो बोला, क्या हम उस घड़ी को देख सकते हैं? सौदागर ने एक चमचमाती, अद्भुत घड़ी निकाली। वो घड़ी हर बार देखने पर अलग समय दिखाती, किसी बार भविष्य की तारीख, किसी बार अतीत की। अकबर चौंक गए। उन्होंने घड़ी को पहनकर देखा और अगले ही पल बोले, अरे, मेरे मन की चिंता जैसे गायब हो गई। ये सच में काम कर रही है। भाग 3, दरबार में उथल पुथल। अकबर ने तुरंत उसे इनाम देना चाहा, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या मुझे एक दिन का समय मिल सकता है इस घड़ी की जांच के लिए? अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने उस रात घड़ी को लेकर कई प्रयोग किए और पाया कि घड़ी में छुपा था एक छोटा सा चुंबकीय यंत्र जो मन में शांति का भ्रम पैदा करता था। भाग 4, बीरबल का भंडाफोड़। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, इस घड़ी में कोई जादू नहीं, बस एक चाल है। ये इंसान के मन को भ्रमित करती है
ताकि वह अपने समय को अच्छा समझे। सौदागर चिढ़ गया, तुम क्या जानते हो समय के व्यापार के बारे में? बीरबल बोले, समय बिकता नहीं, खर्च होता है, और जो समय को समझे वही असली बादशाह है। भाग 5, अकबर का न्याय। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने फिर एक बार सच्चाई को उजागर किया। इस सौदागर को कुछ दिन कारावास में रखो ताकि वो समझे समय की कीमत धोखे से नहीं, मेहनत से चुकाई जाती